अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। मैं जजीरे में महसूर होकर रह गया था। मैंने अपना मामूल बना लिया था कि मैं दिन में 2-3 दफ़ा जजीरे के जनूबी साहिल की चट्टानों की तरफ निकल जाता था और किसी चट्टान पर बैठकर समंदर में तकता रहता कि शायद कोई भूला भटका जहाज़ इस तरफ निकल आए और मैं इस पर बैठकर वहाँ से भाग जाऊँ। अब मैं इस वीरान जजीरे से इस कदर तंग आ चुका था कि मैं किसी भी जहाज़ पर बैठने को तैयार था, ख्वाह वो जहाज़ सुमात्रा और थाईलैंड की तरफ ही क्यों न जा रहा हो। मुझे जजीरे में आए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। वहाँ कोई कैलेंडर तो था नहीं, महीने, तारीख और दिन का भी मुझे कुछ इल्म नहीं रहा था। बस दिन निकलता था और दिन ढल जाता था, रात हो जाती थी। जंगली लोग उलाव जलाकर नाचने गाने लगते थे, मछलियाँ पकड़ कर खाते थे। सुबह शाम मछलियाँ खा खा कर भी मैं बेदार हो गया था। एक रात साक्षी मेरी झोंपड़ी में आ गई। मैंने पूछा, तुम इस वक्त कैसे आ गई हो? साक्षी ने कहा, मुझे मेरे बाबा ने यहाँ भेजा है। मैंने हैरान होकर पूछा, वो किस लिए? ये हमारे कबीले की रस्म है कि ब्याह से पहले एक रात को लड़की का बाप लड़की को दूल्हा के झोंपड़े में छोड़ जाता है ताकि वो दोनों शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से देख लें और ये भी मालूम कर लें कि इनमें से किसी को कोई बीमारी तो नहीं है। ये बड़ी ज़रूरी रस्म समझी जाती है। अगर लड़की के जिस्म में कोई ख़राबी हो तो लड़के को हक होता है कि वो शादी से इनकार कर दे। अगर लड़के के जिस्म में कोई ख़राबी हो तो लड़की को हक होता है कि वो शादी से इनकार कर दे। मैंने कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, बेहतर है कि तुम वापस चली जाओ। साक्षी कहने लगी, ये बदशगुनी होगी, मुझे आज की रात तुम्हारे पास रहना होगा। एक नई मुसीबत मुझ पर नाजिल हो गई थी। मुझे इस मुसीबत से निजात मुश्किल नज़र आ रही थी, लेकिन मैं इस किस्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। मैंने झूठ मूठ साक्षी से इजहार मोहब्बत शुरू कर दिया। इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कहा, साक्षी, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन हमारे कबीले में इस बात को सख्त बदशगुन समझा जाता है कि शादी से पहले लड़की लड़का रात को तन्हाई में एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे के जिस्म को देखें। अगर हम में से कोई ऐसा करता है तो इसकी होने वाली बीवी शादी की रात मर जाती है। साक्षी डर गई, कहने लगी, लेकिन हमारे कबीले में इसे बदशगुनी समझा जाता है कि लड़की लड़का शादी से पहले एक रात एक दूसरे के करीब ना रहें। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे जिस्म को देख लिया है, तुम्हारे जिस्म में कोई ख़राबी नहीं है। मैं तुम्ही से शादी करूँगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरे जिस्म में भी कोई नुक्स नहीं है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है। बस यही बात ख़त्म हो जानी चाहिए, इस तरह हम दोनों की शर्त पूरी हो जाएगी। साक्षी पहले तो ना मानी, मगर मैंने इसके साथ मोहब्बत के ऐसे डायलॉग बोले कि वो मान गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और इसे चारपाई पर सुलाकर खुद ज़मीन पर बिछी हुई नारियल की चट्टाई पर सो गया। सुबह सुबह साक्षी उठकर चली गई। मैं दिन में 2 बार और बीच में भी जब वक्त मिलता जजीरे के जनूबी साहिल की तरफ निकल जाता और किसी चट्टान पर बैठकर समंदर की बेकरार वस्तुओं को देखता रहता कि शायद कोई जहाज़ इस तरफ आता नजर आ जाए। मगर मेरी यह हसरत पूरी नहीं हो रही थी। इधर साक्षी से मेरे ब्याह की तारीख करीब आ रही थी। चांद के हिसाब से शादी में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए थे। मैं भाग भी नहीं सकता था, भाग कर जाता भी तो कहाँ जाता साक्षी से, बल्कि इन हालात में किसी भी लड़की से मैं शादी का सवाल का सोच ही नहीं सकता था। लेकिन शादी की तैयारियां जारी थी। मैं इन तैयारियों को देखकर घबरा रहा था। मैं खुदा से दुआ मांगता कि कोई जहाज़ आ जाए और मुझे वहाँ से उठाकर ले जाए। आखिर मेरी दुआ कबूल हो गई। एक दिन दोपहर के बाद मैं समंदर के किनारे मामूल के मुताबिक ये देखने गया कि इस तरफ कोई जहाज़ तो नहीं गुजर रहा। मैं एक चट्टान के पीछे से निकलकर साहिल पर आया तो ये देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा कि समंदर में किनारे से दूर एक जहाज़ लंगर डाले खड़ा था और एक कश्ती किनारे की तरफ आ रही थी। मैं जोर जोर से हाथ हिलाने लगा। मैं फरत मुसद्दत से ऐसा कर रहा था, हालांकि कश्ती किनारे की तरफ ही आ रही थी। कश्ती में 6-7 आदमी सवार थे। 2 आदमी चप्पू चला रहे थे। इन्होंने मुझे देख लिया था। कश्ती किनारे पर एक तरफ खड़ी करने के बाद 3 आदमी मेरी तरफ बढ़े। इनमें से एक दराज कद मजबूत जिस्म का आदमी था। शक्ल सूरत से ये लोग जावा समाट्रा के लग रहे थे। इन्होंने पतलूने और रंग बिरंगी बनियानें पहन रखी थी। इनके रंग दर्दी माइल सांवले थे। दराज कद आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और टूटी फूटी उर्दू ज़बान में पूछा, क्या ये जजीरा आबाद है? मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि वो आदमी उर्दू जैसी भी सही मगर बोल लेता था। मैंने इसे बताया कि ये जजीरा बेआबाद नहीं है, यहाँ एक जंगली कबीले के लोग आबाद हैं। दराज का आदमी ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? तुम इस जजीरे के जंगली नहीं लगते। मैंने एक स्कीम पहले से जहन में तैयार कर रखी थी। मैंने कहा, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, निकोबार आइलैंड की सैर को आया था। एक रोज़ कश्ती में समंदर की सैर कर रहा था कि समंदर में तूफ़ान आ गया। मेरी कश्ती तूफ़ान में फंस गई और मैं बड़ी मुश्किल से इस जजीरे में पहुंचने में कामयाब हो गया, लेकिन यहाँ के जंगली लोगों ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया। आज मैं इन लोगों की आंख बचाकर इस तरफ आ गया हूँ। मुझे अपने जहाज़ पर ले चलें, यहाँ रहा तो जंगली लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दराज का आदमी ने अपने साथियों से कहा, इसको कश्ती में ले चलो। दोनों इसके साथी छोटे कद के आदमी थे।
वो मुझे कश्ती में ले गए। मैं कश्ती में बैठ गया। कश्ती में पहले से इन लोगों के साथ ही बैठे थे। इनमें से एक ने अपनी ज़बान में जो मुझे लाए थे इन आदमियों से कुछ पूछा, जिसका जवाब सुनकर वो मुझे घूर घूर कर देखने लगे। दराज़कद आदमी ने इस दौरान जजीरे के दरख्तों की तरफ जो चला गया था, इसके साथ एक आदमी था। मालूम होता था वो किसी शय की तलाश में वहाँ आया है। देर तक दराज़कद आदमी दरख्तों के नीचे इधर उधर झांक कर ज़मीन को देखता और कुछ तलाश करता रहा। फिर वो कश्ती में आकर बैठ गया। दराज़कद आदमी ने अपनी ज़बान में कुछ कहा। फ़ौरन कश्ती समंदर में उतर गई और वो दूर समंदर में खड़े जहाज़ की तरफ रवाना हो गई। मैं खुदा की कुदरत पर हैरान था कि मुझे कितनी जल्दी साक्षी और उसके कबीले के लोगों से निजात मिल गई। कश्ती समंदर में खड़े जहाज़ के साथ जाकर लग गई। कश्ती को आदमियों समेत रस्सों की मदद से ऊपर खींच लिया गया। ये छोटा जहाज़ था और इसका पेंदा जंग आलूद था। बड़ा पुराना जहाज़ लग रहा था। जहाज़ के डेक पर भी रंग बिरंगी शर्ट और बनियानों वाले नाटे कद के सांवले और काले लड़के इधर उधर काम कर रहे थे। किसी ने सर पर रुमाल बांध रखा था, किसी ने पुरानी पी कैप पहन रखी थी। मुझे जहाज़ का माहौल मशकूक सा लगा। दराज़कद आदमी ने मुझसे कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जहाज़ के कप्तान से मिलाता हूँ। वो मुझे लेकर जहाज़ के कैबिन में आ गया। कैबिन में एक भारी भरकम लंबा तिरंगा काले रंग का घुंघराले बालों वाला आदमी एक औरत को आगोश में लिए लकड़ी के काउच पर बैठा सिगार पी रहा था। यह आदमी शक्ल सूरत से ही मुझे जराइम पेशा लगा। ये जहाज़ का कप्तान था। दराज़कद आदमी का नाम जैकी था। इसने कप्तान से कहा, कैप्टन, ये नौजवान जजीरे के जंगलियों की कैद से निकल कर भागा है। मैं इसे अपने जहाज़ पर ले आया हूँ। यह हमारे साथ काम करेगा। कप्तान ने मुझे गौर से देखा और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम आमी है। साक्षी मुझे इसी नाम से बुलाती थी। मुझे अपना ये नाम मखफीस से अच्छा लगा था, चुनांचे मैंने कप्तान को यही नाम बता दिया। कप्तान ने पूछा, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और इंडिया के सूबे पंजाब का रहने वाला हूँ। बदकिस्मती से जजीरे के जंगलियों ने मुझे पकड़कर कैद कर लिया था। अब मैं वापस इंडिया जाना चाहता हूँ। कप्तान ने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम तुम्हें मुफ्त जहाज़ में बिठाकर इंडिया ले जाएंगे। तुम्हें जहाज़ में काम करना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मैंने कहा, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मुझे श्रीलंका या इंडिया ज़रूर पहुँचा दें। कप्तान बोला, अभी हम एक और जगह जा रहे हैं, इसके बाद श्रीलंका जाएंगे, फिर तुम्हें वहाँ उतार देंगे। इसने जैकी से मुखातिब होकर कहा, जैकी, इसको ऊपर ले जाओ और काम पर लगा दो, जाओ। जैकी मुझे जहाज़ के डेक पर ले आया। मेरे हाथ में एक बाल्टी और झाड़ू पकड़ा दिया और कहा, डेक का सामने वाला फर्श साफ करो, चलो। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं जजीरे के मुश्किल हालात से निकल आया हूँ। मैं अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर चुका था। अब किसी न किसी तरह वापस दिल्ली या मुंबई अपने साथी कमांडो आमिर के पास पहुंचना चाहता था। मुझे यकीन था अगर इस जहाज़ ने मुझे श्रीलंका के साहिल पर भी उतार दिया तो मैं वहां से इंडिया पहुंच जाऊंगा। मैंने मिस्टर दास गुप्ता को ठिकाने लगाने के बाद इसके बटवे में से पैसे निकाल कर अपने पास रख लिए थे। इसके बटवे में इंडियन करेंसी में से 600-700 के करीब रकम थी। यह रकम मेरे पास वैसी की वैसी पड़ी थी। ये श्रीलंका में मेरे काम आ सकती थी। गनीमत थी कि जहाज़ के कप्तान और जैकी ने मेरी तलाशी लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी और ये रकम अभी तक मेरे पास महफूज थी। कुछ देर के बाद जहाज़ का लंगर उठाया जाने लगा। फिर जहाज़ के इंजन चलने लगे और जहाज़ ने समंदर में चलना शुरू कर दिया। कप्तान ने कहा था कि अभी इन्हें एक और जगह जाना है, इसके बाद वो श्रीलंका जाएंगे और वहाँ तुम्हें उतार देंगे। मुझे कप्तान ने ये नहीं बताया था कि वो किस तरफ जा रहे हैं। सूरज निकला हुआ था, कहीं कहीं आसमान पर बादल तैर रहे थे। सूरज को देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि जहाज़ जनूब मगरिब की तरफ जा रहा है, जबकि श्रीलंका का जजीरा भी इसी तरफ था। अभी तक मुझे ये मालूम नहीं हुआ था कि इन लोगों का कारोबार क्या है और ये जहाज़ लेकर समंदर में क्या क्या करते फिरते हैं। जहाज़ पर कोई तिजारती सामान भी लदा हुआ नहीं था। जहाज़ सुस्त रफ्तार के साथ समंदर में चला जा रहा था। रात हो गई। मैंने जहाज़ के दूसरे काम करने वाले मल्लाहों के साथ कैंटीन से बाहर डेक पर बैठकर खाना खाया। मालूम हुआ इनमें जावा, सुमात्रा, थाईलैंड और इंडिया के तामिल लड़के हैं। सब अपनी अपनी ज़बान में एक दूसरे से बोल रहे थे। वो हिंदुस्तानी ज़बान यानी टूटी फूटी शिकस्ता उर्दू में भी एक दूसरे से बात कर लेते थे। एक दो आदमियों ने मुझसे हिंदुस्तानी में बात की, लेकिन इनमें से किसी ने मेरी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। रात को मैं भी दूसरे मल्लाहों की तरह डेक पर एक तरफ लेट गया। वो तो जल्दी सो गए, लेकिन मैं देर तक जाग रहा था। जहाज़ भी समुद्री मौजों पर डोल रहा था। शुरू में मुझे भी काफ़ी चक्कर आए, लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद मेरी तबीयत बहाल हो गई। मैं लेट ज़रूर गया था, मगर मेरी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाल कर देखा। जिस बटवे में 600-700 रुपये के नोट थे वो अभी तक बटवा समेत महफूज था। इस समुद्री जहाज़ को समंदर में सफ़र करते तीसरा दिन जा रहा था। अभी तक इसकी मंजिल नहीं आई थी। खुदा जाने वो कहाँ जा रहा था। मैंने एक बार जब जैकी मेरे करीब से गुजर रहा था तो इससे पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इसके जवाब में जैकी ने मुझे डांटते हुए कहा था, अगर ये सवाल दूसरी दफ़ा पूछा तो मैं तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक दूंगा। तुम नए नए जहाज़ पर आए हो, इसलिए तुम्हें इस बार माफ़ करता हूँ। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि हो ना हो ये लोग समंदरी लुटेरे हैं और लूट मार करना इनका पेशा है।
बहुत जल्द मेरा यह एहसास सच साबित हो गया। चौथे रोज ज़मीन नजर आने लगी। शाम तक बहुत दूर से किसी बंदरगाह की ऊंची ऊंची इमारतों की रोशनियां भी दिखाई देने लगी। जहाज समंदर में एक जगह रुक गया। जहाज लंगर डाल रहा था। मल्लाहों में हलचल सी मच गई। मैं डेक के एक तरफ बैठ गया। इतने में रात का जैकी निचले कैबिन से ऊपर डेक पर आ गया। इसने पिस्तौल रखा हुआ था। इसके साथ 6-7 आदमी थे। इन्होंने भी अपनी पतलूनों के बेल्टों के साथ पिस्तौल लटका रखे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जगह डाका मारने जा रहे हैं। ये लोग डेक के साथ लटकी हुई कश्ती में जाकर बैठ गए और फिर खुसर पुसर करने लगे। जब सूरज पूरी तरह से गुरूब हो गया और अंधेरा छा गया तो जैकी ने मल्लाहों को इशारा किया। 6-7 मल्लाह डेक पर दौड़ते हुए कश्ती के पास गए और जिन रस्सों के साथ कश्ती बंधी हुई थी इन्हें खोलकर कश्ती को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारने लगे। जब कश्ती समंदर की सतह के साथ जाकर लग गई तो रस्से ऊपर खींच लिए गए। थोड़ी देर बाद कश्ती साहिल की तरफ जाती मुझे नजर आई। फिर एकदम तारीकी हो गई। मैं उठकर जहाज की बोसीदा सी कैंटीन में चाय पीने के लिए चला गया। कैंटीन में एक बूढ़ा मद्रासी चाय के हमाम के पास बैठा हुआ था। इसको सब अंकल कहते थे। कभी कभी मैं इस बूढ़े अंकल से बात कर लेता था। चूंकि अंकल मद्रासी था और मुझे भी भारत का रहने वाला ही समझता था, इसलिए वो मेरे साथ बड़े अच्छे से बोलता था। मेरे पास आकर लकड़ी के बेंच पर वो भी बैठ गया। ताम चीनी के मग में इसने चाय ली और पीने लगा। चाय पीते हुए मैंने मद्रासी अंकल से पूछा, अंकल ये जिसकी रोशनियां नजर आती हैं ये कौन सा शहर की बंदरगाह है? मद्रासी अंकल ने बेनियादी से कहा, मालूम नहीं। मैं एक लम्हा खामोश रहा। फिर मैंने पूछा, अंकल ये लोग कश्ती में बैठकर कहाँ गए हैं? मद्रासी अंकल ने घूर कर मुझे देखा और बोला, जहाज पर कभी किसी से ये सवाल ना पूछना। ये मद्रासी भी दूसरे मल्लाहों की तरह डरा डरा और सहमा सहमा सा था। जहाज के मल्ला भी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करते थे। मैं किसी वक्त सोचने लगता कहीं मैं एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। लेकिन मैं एक बहादुर कमांडो था। मैं वक्त पड़ने पर समंदर में कूदकर भी जान बचा सकता था। मैं बड़ा अच्छा तैराक था और समंदर में काफ़ी दूर तक तैर सकता था। और वक्त पड़ने पर मैं पूरे का पूरा जहाज ही डबो सकता था, तबाह बर्बाद कर सकता था। 1 घंटे बाद मल्लाहों में खाना तकसीम किया गया। खाना ऐसा बदजायका और बेमदा होता था जैसे कैदियों के लिए तैयार किया गया हो। असल में वहाँ जितने मल्लाह लड़के काम कर रहे थे इनकी हैसियत कैदियों की ही थी। इन्हें जहाज़ के कप्तान से मिलने की इजाज़त नहीं थी। वो घुल मिल कर एक दूसरे से बातचीत और दोस्ती नहीं कर सकते थे। अगर जहाज़ किसी बंदरगाह के करीब समंदर में लंगर अंदाज होता तो किसी मल्लाह को जहाज़ से उतरने की इजाज़त नहीं होती। कप्तान का सिर्फ अपने आदमियों का एक टोला था जो जहाज़ में जो चाहे कर सकता था और इसे कोई पूछने वाला नहीं था। जहाज़ का कप्तान, जिसको तमाम मल्लाह चीफ के नाम से याद करते थे, जहाज़ का मुतल्लिकुल अन्नान हुक्मरान था। जब वो जहाज़ के डेक पर आता था तो किसी मल्लाह को इजाज़त नहीं थी कि वो इसकी तरफ नज़र उठाकर देख सके। सबको निगाहें नीचे रखनी पड़ती थी और वो नीची नज़रों से ही कप्तान को जितना देख सकते थे सिर्फ इतना ही देख सकते थे। दराज़कत जैकी कप्तान का दस्ते राज था और बड़ा संगदिल आदमी था। जरा सी गलती पर वो मल्लाहों को मार मार कर लहू लोहान कर देता था। मैंने चंद रोज़ यहाँ रहकर बहुत कुछ देख लिया था कप्तान और जैकी वगैरह के बारे में। मैंने चंद रोज़ जहाज़ में रहकर वहाँ बहुत कुछ देख लिया था। कप्तान और जैकी को मेरे बारे में बिल्कुल इल्म नहीं था कि मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो हूँ। दराज़कत जैकी अपने 7-8 आदमियों को कश्ती में लेकर जो रात के अंधेरे में बंदरगाह की तरफ गया था अभी तक वापस नहीं आया था। निचले डेक में कप्तान के 2 बॉडीगार्ड अंधेरे में चीज़ों को देखने वाली दूरबीन लिए बंदरगाह की समंदर की वसी पाट की मुसलसल निगरानी कर रहे थे। जहाज़ की सब रोशनियाँ सिवाय कैबिनों बंद किचन के अंदर जलने वाली बत्तियों के गुल कर दी गई थी। जैकी को गए 4 घंटे हो गए थे। सब मल्लाह जहाज़ के डेक के फर्श पर इधर उधर पड़कर सो गए थे। मैं डेक के जंगले के साथ लगकर लेटा जाग रहा था। आसमान पर बादल छाए थे और खुशगवार हवा चल रही थी। रात के कोई 1 बजे के करीब समंदर में बंदरगाह की तरफ से रोशनी होकर बुझ गई। मैंने देखा कि रोशनी 2 बार उभर कर बुझी थी। नीचे डेक से भी रोशनी के सिग्नल दिए जाने लगे। इसका मतलब था कप्तान का टोला जो कहीं डाका डालने गया था वापस आ गया है। मैं जंगले के साथ खड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसी हालत में मैं कश्ती में सवार जैकी और उसके आदमी को नजर आ सकता था और किसी मल्लाह को इजाज़त नहीं थी कि वो इन्हें देख सके। चुनाचा मैं जंगले के पास डेक पर लेटा रहा और मैंने अपना चेहरा जंगले के साथ जरा सा ऊपर उठा दिया ताकि समंदर को देख सकूं। कोई 1 घंटे बाद अंधेरे में सतह समंदर पर कश्ती का धुंधला सा वेला उभरा। ये कश्ती जहाज़ की तरफ आ रही थी। जब वो जहाज़ के बिल्कुल करीब आ गई तो निचले डेक में से इस पर रोशनी डाली गई और निचले डेक में से ही रस्सी लटका दिए गए। जब वो जहाज़ के बिल्कुल करीब आ गई तो निचले डेक में से इस पर रोशनी डाली गई और निचले डेक में से ही रस्से लटका दिए गए जिनके आगे लोहे के हुक लगे हुए थे। मैंने देखा कि कश्ती में बहुत सा सामान लदा हुआ था। कुछ सामान एक बोरी में बंद था और कुछ चांदी और पीतल के बर्तन नवारदात कश्ती में वैसे ही ढेर की शक्ल में पड़े थे। जिस चीज़ ने मुझे मतवज्जा किया वो कश्ती के कोने में समुद्री लुटेरों के दरमियान सहमी हुई बैठी हुई एक लड़की थी। इसके बाल कटे हुए थे। इसने नसवारी रंग की साड़ी पहनी हुई थी।
जैकी और 3 दूसरे आदमी ने ऊपर से लटकाए जाने वाले रस्से को पकड़कर इसकी हुकें कश्ती के दोनों जानिब बने हुए हुक्कों में फंसा दी और हाथ लहराकर ऊपर इशारा किया। लोअर डेक से कश्ती ऊपर खींची जाने लगी। जब कश्ती निचले डेक के जंगले के बिल्कुल साथ लग गई तो सबसे पहले जैकी कश्ती में से उतरा। इसके बाद लूटा हुआ माल कश्ती में से निकाला गया। फिर मैं अगवा करके लाई गई सहमी हुई लड़की को कश्ती से उतारा जाने लगा। इसने जहाज में सवार होने से इनकार कर दिया और कश्ती के रस्सों को पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। वो रो रो कर अंग्रेजी में बोली, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरा बाप मेरे बगैर मर जाएगा। लेकिन इन संगदिल लोगों पर इस लड़की की फरियाद का क्या असर पड़ता, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन्होंने लड़की को घसीट कर कश्ती में से निकाल कर लोअर डेक पर खड़े कप्तान के बॉडीगार्ड्स के हवाले कर दिया। मैं ऊपर वाले डेक के जंगले से जरा सर बाहर निकाले नीचे सारा तमाशा देख रहा था। खुदा जाने ये बेचारी लड़की कौन थी। उसका बाप शायद सख्त बीमार था कि लुटेरे से उठा कर ले आए थे। जाहिर है इस लड़की की जिंदगी की बर्बादी शुरू हो गई थी। इसके बाद मैंने डेक पर से सर पीछे कर लिया और आंखें बंद करके बहुत कुछ सोचने लगा। अपने बारे में तो मुझे यकीन हो चुका था कि ये लोग मुझे किसी बंदरगाह पर उतरने की इजाज़त हरगिज नहीं देंगे। मुझे अपने तौर पर ही जहाज से मुनासिब मौका देखकर फरार होना था। सोचते सोचते मैं सो गया। सुबह सुबह दूसरे मल्लाहों के साथ मुझे भी उठा दिया गया। मैं बाल्टियों में पानी भरकर डेक के फर्श को धोने लगा। इसके बाद हमें डेक पर ही कैदियों की तरह 3 कतारों में बिठाकर डबल रोटी के 2-2 टुकड़े काली चाय के साथ दे दिए गए। सारे मल्ला और मैं सियाह बदजायका चाय के साथ डबल रोटी के बासी टुकड़े खाने लगे। इतने में जहाज का कप्तान ऊपर से आ गया। इसने 2 पिस्तौल कमर के साथ लगाए हुए थे। इसके हाथ में चमड़े का हंटर था। इसके साथ जैकी उसके 4 बॉडीगार्ड्स थे। ये बॉडीगार्ड भी लंबे कद के थे। इन्होंने हाथों में स्ट्रेन गन रखे हुए थे। जैसे ही कप्तान डेक पर नमूदार हुआ सब मल्लाहों ने सर नीचे डालकर निगाहें नीचे कर ली। मैंने भी सर नीचे कर लिया। मैं इन लोगों के साथ झगड़ा करके अपने लिए ख्वामख्वाह कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। कप्तान के बॉडीगार्ड्स में एक सिख सरदार भी था। इसने नीली पगड़ी बड़ी कसकर बांध रखी थी और कप्तान के आगे आगे चल रहा था। कप्तान मल्लाहों का शायद ही मुआयना करने आया था। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मालूम नहीं सिख बॉडीगार्ड को कैसे इल्म हो गया कि जैसे मैंने नजर उठाकर कप्तान को देखा हो। वो लपक कर मेरे सर के पास आया और मुझे पंजाबी जबान में माँ की गाली दी। गाली सुनते ही मेरे दिमाग में चक्कर सा बड़े जोर से चलने लगा। मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मेरे अंदर कमांडो जाग चुका था। मेरे जिस्म में जैसे बिजलियां सी कूद गई थी। मैं चाय का मग फेंक कर उठा। मैंने सिख बॉडीगार्ड को गिरबान से पकड़कर जोर से धक्का दिया। सिख भी हट्टा कट्टा और जवान था मगर मैं एक कमांडो था। वो मेरा धक्का बर्दाश्त न कर सका। 2 कदम पीछे को लड़खड़ा गया। इसके साथ ही एक बॉडीगार्ड ने मुझे जोर से मुक्का दे मारा। मैंने इसके जवाब में सिख बॉडीगार्ड के पेट में मुक्का मारा। वो दोहरा हो गया। उसने स्ट्रेन गन सीधी कर ली। वो मुझ पर फायर खोलने ही वाला था कि कप्तान ने हाथ उठाकर चिल्लाकर कहा, ठहरो, तुम गोली नहीं चलाओगे, स्ट्रेन गन फेंक दो। इस आदमी आर्मी के साथ जवान मर्दों की तरह स्ट्रेन गन के बगैर लड़ाई करो। कप्तान का हुक्म पाते ही सिख बॉडीगार्ड ने स्ट्रेन गन नीचे रख दी और बॉक्सों की तरह मुक्के लहराता मेरी तरफ बढ़ा। हम दोनों का मुकाबला शुरू हो गया। बॉडीगार्ड जूडो कराटे भी जानता था। इसने मुझ पर वार करने शुरू कर दिए। मैंने भी कराटे की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली हुई थी लेकिन वहाँ यह अधूरी ट्रेनिंग मेरे काम नहीं आ सकती थी। मेरे अंदर का कमांडो बेदार हो गया था। इतनी देर में सिख बॉडीगार्ड ने मुझ पर एक किक लगाई। उसकी किक के जवाब में मैं नीचे हो गया। बॉडीगार्ड मेरे ऊपर से होकर गुजर गया। इतनी देर में सिख बॉडीगार्ड ने मुझ पर एक किक लगाई। मैं नीचे गिर पड़ा। बॉडीगार्ड जल्दी से मेरे ऊपर आ गया। वो मेरी गर्दन पर पाँव रखकर मेरा गला घोंटना चाहता था। मैंने इसकी टांग खींचकर इसे गिरा दिया। एकदम से हम दोनों उठकर खड़े हो गए। मेरा एक मुक्का लोहे के हथौड़े की तरह सिख बॉडीगार्ड की कनपटी पर पड़ा और इसकी पगड़ी खुल गई। सिख बॉडीगार्ड गुस्से से पागल हो गया। वो बड़क मारकर मुझ पर हमला आवर हुआ। वो चाहता था कि मेरी गर्दन दोनों हाथों में लेकर कुचल डाले। मैंने जख्मी शेर की तरह उछलकर बॉडीगार्ड की गर्दन अपने बाजुओं के शिकंजे में जकड़ ली। ये कदमनाक कमांडो की आहीनी गिरफ्त थी। सिख बॉडीगार्ड की आंखें बाहर को निकल आईं। इसके हलक से गुरगुर की आवाजें आने लगी। मैं एक ही झटके में इसकी गर्दन का मनका तोड़ देना चाहता था कि कप्तान ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ आमी। मैंने शिकंजे की गिरफ्त ढीली करके सिख बॉडीगार्ड को छोड़ दिया। बॉडीगार्ड का सर चकरा रहा था। जैसे ही मैंने इसकी गर्दन छोड़ी वो धड़ाम से डेक पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कप्तान ने जैकी से कहा, जैकी बॉडीगार्ड को यहीं पड़ा रहने दो। फिर कप्तान ने अपने करीब मुझे आने को कहा। जब मैं इसके करीब पहुंचा तो कप्तान ने मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहा, तुम बड़े ताकतवर और बहादुर आदमी हो। क्या तुम अपने मुल्क की कमांडो फोर्स में थे? मैंने कहा, नहीं, मैं कमांडो फोर्स में नहीं था लेकिन मैंने कमांडो ट्रेनिंग ले रखी है। मुझे कमांडो बनने का बचपन से ही शौक था। कमांडो ने कहा, आज से तुम मेरे चीफ बॉडीगार्ड हो। इसके बाद कप्तान ने डेक पर बेहोश पड़े सिख बॉडीगार्ड की तरफ हाथ उठाकर इशारा करके जैकी से कहा, इसे उठाकर समंदर में फेंक दो। जैकी ने दूसरे बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। इन्होंने इसी वक्त बेहोश पड़े सिख बॉडीगार्ड को बाजू और टांगों से पकड़कर उठाया और डेक के जंगले के पास जाकर समंदर में फेंक दिया। कप्तान ने मुझसे कहा, एक स्ट्रेन गन उठा लो, आज से तुम्हारी गन है। मैंने स्ट्रेन गन उठा ली और कप्तान का शुक्रिया अदा किया।
कप्तान जैकी को लेकर नीचे जाने वाले जीने की तरफ बढ़ा। मैं अब इसका चीफ बॉडीगार्ड था। मैं भी इसके साथ साथ चल पड़ा। मुझे जहाज के निचले डेक में एक अलग छोटा सा कैबिन दे दिया गया। कप्तान मेरी दिलेरी से बड़ा खुश हुआ था। इसी रात जहाज ने उस लंगर उठा दी और समंदर में रवाना हो गया। मैंने भी कप्तान का एतमाद हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। मैं इसी तरह से वहां से फरार हो सकता था। कप्तान भी मुझे पसंद करता था। जहाज की रफ्तार बहुत कम थी। दूसरे दिन मैं कप्तान के कैबिन के दरवाजे में स्ट्रेन गन लिए पहरा दे रहा था कि कप्तान ने अंदर बुला लिया। कहने लगा, आमी, मैंने तुम्हें अपना चीफ बॉडीगार्ड बना लिया है। तुम्हें यहाँ हर तरह की सहूलत मुयस्सर होगी, लेकिन इसके अवज़ तुम्हें मुझे लिख कर देना होगा कि तुम जहाज से फरार होने की कोशिश नहीं करोगे। अगर ऐसी कोशिश की और तुम पकड़े गए तो फिर तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जैसे एक बॉडीगार्ड का हुआ है। कप्तान ने कागज़ कलम निकाल कर मेरे सामने रख दिया। मुझे लिख कर देने में क्या एतराज़ हो सकता था। मैंने इसी वक्त लिख कर दे दिया। कप्तान का मज़ीद एतमाद हासिल करने के लिए कहा, चीफ, अब मेरी सारी ज़िंदगी तुम्हारी हिफाजत में गुजरेगी। तुम्हारी हिफाजत करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे गम नहीं होगा। कप्तान बड़ा खुश हुआ। इसने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे बहादुर और वफादार बॉडीगार्ड की ज़रूरत थी। जाओ और कोने वाले कैबिन से लड़की को मेरे पास ले आओ जो हमने बंदरगाह पर से अगवा की थी। मैं इसी वक्त कैबिन से बाहर निकल गया। राहदारी के कोने वाले कैबिन का दरवाज़ा बाहर से चटकनी चढ़ाकर बंद किया गया था। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कैबिन में वही बदनसीब लड़की फर्श पर सर घुटनों में दिए बैठी रो रही थी। मैंने कहा, उठो, मेरे साथ चलो। लड़की ने सर उठाकर देखा। बड़े भोले भाले चेहरे वाली मासूम सी लड़की थी। उम्र 18 साल की होगी। मुझे देखकर इसने आंसू बहाते हुए इल्तिजा की, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैंने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की शिकस्ता उर्दू या हिंदुस्तानी में बात कर रही थी। इसका रंग भी दर्दी माइल और सांवला था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि जहाँ से लड़की अगवा की गई है वो कौन सा मुल्क और कौन से मुल्क का शहर था। लड़की ने बताया कि वो कुनकामी शहर में रहती है और उसका बाप बंदरगाह पर मेहनत मजदूरी करता है। मैंने पूछा कि तुम्हारा मुल्क कौन सा है? लड़की ने बताया वो श्रीलंका की रहने वाली है। तब मुझे मालूम हुआ कि जहाज रात को श्रीलंका के शुमाल मगरिब में कंदामाली शहर की बंदरगाह के करीब समंदर में रुका था। इसका मतलब था कि हमारा जहाज अभी श्रीलंका के साहिल के साथ साथ 40 मील के फासले पर आज़ाद पानियों में सफ़र कर रहा था। 40 मील तक किसी भी मुल्क की समुद्री हदूद होती है। 40 मील के बाद आज़ाद समंदर शुरू हो जाता है। मगर रात की तारीकी में इन समुद्री लुटेरों का जहाज श्रीलंका की समुद्री हदूद में काफ़ी अंदर चला गया था। मैंने लड़की से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? इसने अपना नाम रत्नावली बताया। मैंने कहा, मैं कप्तान का बॉडीगार्ड हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे साथ चलो, तुम्हें कप्तान ने बुलाया है। लड़की वहीं बैठ गई। मैंने इसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और उसे खींचता हुआ कप्तान के कैबिन में ले गया। कप्तान ने शराब पीनी शुरू कर दी थी। लड़की कप्तान की शक्ल देखते ही बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ी। इसे होश में लाने की लाख तदबीर की गई मगर वो होश में न आई। कप्तान ने मुझसे कहा, आमी से कैबिन में वापस ले जाओ। थोड़ी देर बाद इसको देखते रहना। जिस वक्त इसको होश आए मेरे पास ले आना। मैं लड़की को उठाकर इसके कैबिन में वापस ले गया। लड़की बेहोश थी। मैंने लड़की को कैबिन की बर्थ पर लिटा दिया और कैबिन को बाहर से बंद करके कप्तान के पास आ गया। मैंने कप्तान से बातें शुरू कर दी। मैं कप्तान की बहादुरी की यूं ही तारीफ करने लगा। कप्तान बड़ा खुश हुआ। मैं इसका एतमाद हासिल करना चाहता था। मैंने बातों ही बातों में मालूम कर लिया कि हमारा जहाज श्रीलंका के साहिल के साथ साथ जा रहा है और आज रात श्रीलंका की जनूब मगरबी बंदरगाह ट्रंकामाली के करीब रुकेगा। कप्तान ने कहा, इस बंदरगाह के स्टोर में हमारी इत्तला के मुताबिक कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए हैं जो ऑस्ट्रेलिया के एक सौदागर की मलकियत हैं और जिन्हें दूसरे सामान के साथ 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना कर दिया जाएगा। हमारे आदमी वो हीरे ले उड़ेंगे। इनकी मौलियत लाखों अमरीकी डॉलर है। मैंने फैसला कर लिया कि इसी रात जहाज से फरार हो जाऊंगा। ये मेरे लिए आखिरी मौका था क्योंकि इसके बाद कुछ पता नहीं था कि जहाज आगे किस मुल्क की तरफ निकल जाएगा। अभी हम श्रीलंका के साहिल ही पर थे। मैं श्रीलंका से वापस अपने मुल्क पाकिस्तान या हिंदुस्तान जा सकता था। मेरे जहन में एक स्कीम आ गई। मैंने कप्तान से कहा, सर, जिस वक्त जहाज रात की तारीकी में लंगर अंदाज होगा तो इस वक्त इम्कान है कि जहाज के मल्लाओं में से कोई फल्ला फरार न हो जाए। वो फरार होकर पुलिस या फौज को हमारे जहाज के बारे में रिपोर्ट दे सकता है कि जहाज इस वक्त समंदर में कितनी दूर खड़ा है। कप्तान बोला, हाँ, तुम ठीक कहते हो, ऐसा हो सकता है। ये मल्ला बड़े हरामी हैं। मैंने कहा, सर, मुझे इजाज़त दें। जब हमारे आदमी बंदरगाह पर जवाहरात उड़ाने जाएं तो मैं जहाज के डेक पर पहरा दूं और उनकी निगरानी करता रहूं। कप्तान ने फौरन कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। इस बात की भी इजाज़त देता हूँ कि अगर कोई बागी मल्ला फरार होने की कोशिश करे तो इसे वहीं गोली से उड़ा दो। मैंने कहा, ठीक है सर, ऐसा ही होगा। हर काम मेरी सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा था। आधी रात के बाद जहाज समंदर में एक जगह लंगरअंदाज हो गया। इसके फौरन बाद जैकी 6-7 समुद्री आदमियों को लेकर अपने साथ कश्ती में सवार होकर ट्रंकामाली बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। मैं कप्तान की हिदायत के मुताबिक पहरा देने की गर्ज से जहाज के डेक पर आकर चहल पहल कर रहा था। मैं मल्लाहों की बधाई निगरानी कर रहा था जो डेक पर फर्श पर इधर उधर पड़े सो रहे थे।
मुझे मालूम था कि जैकी डाका मारने जिस मुहिम पर अपने आदमी साथ लेकर गया था वो 4-5 घंटे से पहले जहाज पर नहीं आएगा। 2 घंटे तो समंदर में कश्ती के जरिए आने जाने में लग जाते थे। जब समुद्री लुटेरों की कश्ती समंदर के अंधेरों में गुम हो गई तो मैं होशियार हो गया। ये मेरे एक्शन का वक्त था। मुझे मालूम था कि अर्शे पर कहाँ कहाँ कश्तियाँ लटकी हुई हैं। मैं एक कश्ती जहाज के जो वक्त में थी डेक के साथ लटकी हुई थी। मैं टहलता टहलता इस कश्ती के पास गया। डेक पर गहरी खामोशी छाई थी। नीचे लोअर डेक में भी अंधेरा छाया हुआ था। डाका मारने से पहले जहाज की तमाम रोशनियां बुझा दी जाती थी या ढांप दी जाती थी ताकि दूर से किसी को जहाज दिखाई ना दे। जहाज के वक्त में भी गहरा अंधेरा था। मैं कश्ती की रस्सी खोलने लगा तो अचानक मुझे इस लड़की का ख्याल आ गया जिसको ये लोग एक रात पहले अगवा करके लाए थे। मैं जानता था कि लड़की एक मेहनत कश शरीफ बाप की बेटी है और अगर इसे जहाज से फरार न कराया गया तो ये लोग इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे और फिर खुदा जाने किस मुल्क के किसी कबाखाने में बेचारी की इबरतनाक मौत वाक़या हो जाए। मैंने एकदम फैसला कर लिया कि मैं लड़की को भी अपने साथ ले जाऊंगा। मैं जल्दी से दबे पाँव जीने उतर कर लड़की के कैबिन में गया। लड़की जाग रही थी। इसने थहमी हुई आवाज़ में पूछा, कौन है? मुझे कुछ न कहना, भगवान के लिए मुझे कुछ न कहना। मैं इसके करीब हो गया। मैंने कहा, खामोश रहो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। लड़की के बदन में जैसे एकदम से ताकत सी आ गई। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरे पीछे पीछे दबे पाँव चली आओ, खबरदार कोई आवाज़ मत निकालना। मैं लड़की को लेकर डेक पर आ गया। डेक पर मल्लाह की तरह बेवसूत होकर सो रहे थे। मैंने कश्ती के पास जाकर लड़की से कहा, इसमें बैठ जाओ। लड़की कश्ती में बैठ गई। मैं कश्ती की रस्सी को खोलकर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ने लगा। कश्ती लड़की को साथ लेकर थोड़ी देर बाद समंदर की सतह पर जा रही थी। इसके बाद मैंने रस्सी को ऊपर अच्छी तरह से बांधा और रस्सी की मदद से ही नीचे उतरकर कश्ती में आ गया। कश्ती में आते ही मैंने रस्सी को हुक्म से निकाल कर छोड़ दिया। कश्ती समुद्री लहरों पर हिचकोले खाने लगी। मैंने चप्पू संभाल लिया। अंधेरे में कश्ती को जहाज से दूर ले जाने लगा। मैंने अपनी स्टैंड गन कश्ती में रख दी थी। मैं इस तरह से चप्पू चला रहा था कि इसकी आवाज़ पैदा ना हो। थोड़ी देर में कश्ती जहाज से दूर चली गई। अब मैंने कश्ती का रुख साहिल की तरफ कर दिया और पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा। कश्ती साहिल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे कश्ती समंदर के साहिल के करीब हो रही थी, समुद्री मौजें अपने दौर में साहिल की तरफ ले जाने लगी थी। समुद्री लहरें साहिल के करीब तेज रफ्तार हो जाती हैं। अब मुझे चप्पू की मदद से कश्ती को आगे ले जाने के बजाय इसे कंट्रोल में रखने की जरूरत थी, कहीं वो लहरों की लपेट में आकर कहीं दूर न हो जाए। लेकिन खुदा ने हमें बचाना था। तेज रफ्तार मौजें कश्ती को साहिल की जानिब तेजी से धकेल रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि हम कातिल खूनी समुद्री लुटेरों के जहाज से फरार होने में कामयाब हो गए हैं, और वो भी इतनी आसानी से। मैं अपने साथ बेगुनाह मासूम लड़की को भी बचा लाया था। लड़की अभी तक डरी हुई थी। मैं इस वक्त तक कश्ती को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता रहा जब तक कि कश्ती साहिल की रेत पर नहीं चढ़ गई। जैसे ही कश्ती रुकी, मैंने लड़की से कहा, नीचे उतर आओ। लड़की फौरन कश्ती से बाहर आई। मैंने कहा, हम श्रीलंका के साहिल पर हैं। ये तुम्हारा मुल्क है। क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है हम किस मुल्क के किस हिस्से में हैं और यहाँ से किस तरफ जाना चाहिए? लड़की ने कहा, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। इतना कह सकती हूँ कि अगर जहाज कुनमाली शहर के करीब रुका है तो यहाँ से शुमाल की जानिब कोलंबो का शहर होगा, मगर वो बहुत दूर होगा। मैंने लड़की से कहा, हम अंदाजे से शुमाल की तरफ चलेंगे। शायद किसी जगह कोई रोशनी नजर आए और हमें कोई मदद मिल सके। मैं लड़की को लेकर साहिल के साथ शुमाल की जानिब चलने लगा। मुझे इत्मीनान था कि मेरे पास स्टीन गन और इसका मैगजीन मौजूद है। अगर रात की तारीकी में किसी दरिंदे वगैरह ने हमला कर दिया तो मैं इसका मुकाबला कर लूंगा। कुछ दूर चलने के बाद हमें दरख्तों के दरमियान एक पगडंडी की लकीर सी रात की तारीकी में नजर आई। लड़की रत्नावली ने कहा, हमें इसी तरफ चलना चाहिए।